वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है HSAV, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हम वर्ग ए की धातुएं पढ़ चुके हैं, वर्ग बी की धातुएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिगेंडों के बारे में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या थी, वर्ग ए की धातुएं और वर्ग बी की धातुएं ऐसे लिगेंड जो कि वर्ग ए की धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे थे, उन्हें वर्ग ए का लिगेंड कहा गया। और ऐसे लिगेंड जो कि वर्ग बी की धातुओं के साथ स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, उन्हें वर्ग बी के लिगेंड कहा गया। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं अभी वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड की। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग ए के लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो कि वर्ग ए की मेटल्स के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, उन्हें हमने क्या कहा, वर्ग ए के लिगेंड कहा। इनमें आपके कौन से लिगेंड आएंगे? सबसे पहली बात तो इनका आकार क्या होता है, वर्ग ए की धातुओं की तरह छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? इनका आकार वर्ग ए की धातुओं की तरह छोटा होता है। दूसरी बात, ये क्या है आपकी लिगेंड है। लिगेंड कैसा होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज युक्त होता है। कैसा होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज युक्त होता है। चूंकि देखिए बच्चों, आकार छोटा है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। ठीक है, आपको मेनली ये तीन ही पॉइंट याद रखने हैं। कौन से? ये पॉइंट तो आपका चाहे वर्ग ए की हो चाहे वर्ग बी की, दोनों के लिए कॉमन है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लिगेंड जो होते हैं वो आपके या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज युक्त होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए वर्ग ए के लिगेंड की बात चल रही है। पहली बात तो ये लिगेंड कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के होंगे तभी तो क्या होंगे आपके? कठोर होंगे। तभी तो क्या होंगे आपके? कठोर होंगे। छोटे आकार के होते हैं। दूसरी बात, छोटे आकार का है, नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस वजह से कैसे होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वर्ग ए के लिगेंड की, हम ये लेते हैं आपका वर्ग नंबर 17 FCl Bri। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग ए का लिगेंड कौन सा है, या हम कह सकते हैं कि वर्ग ए की धातु के साथ इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर देखा जाए कि वर्ग ए की धातु के साथ कौन सा लिगेंड सबसे अच्छे ढंग से क्रिया करेगा, तो देखिए हम अगर इनकी तुलना करें तो F जो है वो वर्ग ए का लिगेंड है। यह सबसे कठोर लिगेंड है क्योंकि सबसे छोटा आकार। भाई नेगेटिव चार्ज तो इस पर भी -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1 और इस पर भी -1, लेकिन -1 नेगेटिव चार्ज के अलावा क्या है, इस पर छोटा आकार है। इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हम जानते हैं कि ये क्या है आपका छोटे आकार का लिगेंड है। जितना छोटे आकार का लिगेंड होगा बच्चों, उतना ही क्या होगा, ये कठोर होगा। उतना ही क्या होगा? कठोर होगा। तो ये वर्ग ए की धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो F-, Cl-, Br- और I- जो है वो आपका क्या होता है? दुर्बल तो नहीं कह सकते, क्या होता है? मृदु लिगेंड होता है। क्या होता है आपका? मृदु लिगेंड होता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से बात की जाए आपकी वर्ग 16 की, सल्फर, सेलेनियम, Te। ऑक्सीजन जो है वह इस वर्ग में सबसे छोटे आकार का होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वर्ग 16 में सबसे छोटे आकार का होता है, चूँकि इसका आकार छोटा है। और बात करें आयन की तो इस पर भी 2-, इस पर भी 2-, इस पर भी 2-, इस पर भी 2-। सबसे छोटा आकार का होने के कारण यह कैसा होगा? कठोर होगा। कैसा होगा? ये कठोर होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें वर्ग ए की धातुओं के साथ इनकी रिएक्टिविटी की, तो वर्ग ए की धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। इस वजह से ये कठोर के बीच में क्या बनता है? स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि छोटे आकार का धनायन छोटे आकार के ऋणायन के साथ में क्या बनाएगा? स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं एक और, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभ्य के।
इसमें नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है। नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण वर्ग एक ही धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन? अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि वर्ग एक ही धातुओं के साथ कैसे तुलना की, तो देखिए वर्ग एक ही धातु को कठोर धातु कहा जाता है। और हम जानते हैं छोटे आकार की चाहे धातु हो चाहे छोटे आकार का लिगेंड हो, दोनों कठोर होते हैं। और बड़े आकार की धातु और बड़े आकार का लिगेंड दोनों ही क्या होते हैं? मृदु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सबसे छोटे आकार का लिगेंड कौन सा है? ये तीनों। तो ये तीनों सबसे छोटे आकार का लिगेंड होने के कारण सबसे ज़्यादा अगर वर्ग एक ही धातु के साथ में कोई रिएक्ट करेगा तो वो क्या होंगी? ये होंगी। ठीक है, ये तीनों होंगे। अब देखिए ये तो बात की हमने वर्ग एक ही लिगेंड होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर वर्ग बी के लिगेंड। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं वर्ग बी के लिगेंड की। तो देखिए यहाँ पर वर्ग बी के लिगेंड की अगर हम बात करें तो देखो वर्ग बी के लिगेंड की बात हो रही है। सबसे पहली बात, इनका आकार क्या होता है? वर्ग बी की धातुओं की तरह क्या होता है? बड़ा आकार होता है। इनका बड़ा आकार होता है। चूंकि आकार बड़ा है, जितना बड़ा आकार उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? विद्युत ऋणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने के कारण विद्युत ऋणता क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, विद्युत ऋणता कम क्यों हो गई? इनकी विद्युत ऋणता कम क्यों हो गई? क्योंकि बड़े आकार का लिगेंड है। बड़े आकार का लिगेंड होने के कारण इसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं रहता। इसका मतलब उसमें विद्युत ऋणता नहीं है। वहाँ पर वो जो कोश है ऋणायन का वो पोलराइज हो सकता है। किससे? कठोर धातु मृदु धातुओं के साथ में पोलराइज हो सकता है। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो इनका आकार बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और बात रही लॉन पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज की, वो तो आपकी वर्ग ए के लिगेंडों में भी पाया जाएगा, वर्ग बी के लिगेंडों में भी पाया जाएगा। अब बात आती है कि वर्ग ए बी के लिगेंड जो है वह वर्ग बी के धातुओं के साथ में स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वर्ग एक बी के लिगेंड वर्ग ए की धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन उनका क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़े आकार के लिगेंड हैं, बड़े आकार की धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि वर्ग बी के साथ तो ध्यान रखिएगा कि आई माइनस सबसे बड़े आकार का होता है। आई माइनस क्या होता है बच्चों? सबसे बड़े आकार का होगा। सबसे बड़ा आकार होने के कारण आई माइनस सबसे स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वर्ग बी की धातुओं के साथ। उसके बाद उल्टा बी आर माइनस, सी एल माइनस और देन एफ माइनस। एफ माइनस सबसे कम क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक कठोर लिगेंड है, सबसे छोटे आकार का लिगेंड है। कठोर लिगेंड मृदु क्षार के साथ, कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। कठोर के साथ और दुर्बल या कह सकते हैं मृदु के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये कठोर है, लेकिन ये जो आपके बड़े आकार की धातुएं हैं ये क्या है? आपकी बड़े आकार की धातुएं, वर्ग बी की धातुएं क्या है? आपकी कठोर नहीं है, मृदु है। इस वजह से स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। वर्ग बी की धातुओं के साथ बड़े आकार के लिगेंड ही स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आई माइनस स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, सबसे कम एफ माइनस। इसी प्रकार से इनके क्रम भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। टी ई 2 माइनस, एस ई 2 माइनस, एस 2 माइनस, देन ओ 2 माइनस। क्या होगा बच्चों? ओ 2 माइनस। और इसी प्रकार से बात की जाए नाइट्रोजन वाले वर्ग की, तो इसमें भी एसवी सबसे ज़्यादा, देन एएस, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन सबसे कम स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वर्ग बी की धातुओं के साथ। ठीक है, अब देखिए हमने वर्ग ए के लिगेंड देखे छोटे आकार के होते हैं, और हम जानते हैं कि ये तीनों लिगेंड क्या है? आपके कठोर लिगेंड है। कैसे हैं ये? कठोर लिगेंड। तो अगर वर्ग ए के मैं एग्जाम्पल देखूँ तो NH3, क्योंकि ये क्या है? आपका नाइट्रोजन वाला लिगेंड है। NR3, ये भी क्या है? आपका नाइट्रोजन वाला लिगेंड है। H2O, क्योंकि ये H2O वाला लिगेंड है। और HF, ये सारे क्या होंगे बच्चों? आपके किसके एग्जाम्पल होंगे? ये सभी एग्जाम्पल होंगे वर्ग ए के लिगेंड के। किसके? वर्ग ए के लिगेंड के एग्जाम्पल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या, या तो नाइट्रोजन वाले या ऑक्सीजन वाले या फ्लोरीन वाले जो लिगेंड है ये क्या होते हैं? आपके कठोर होते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल आपके इन तीन चीज़ों के मिलने वाले हैं। बात करें मृदु की, तो मृदु में आपके क्या आ जाएंगे? ये तीनों कठोर हैं, बचे कुछ जितने भी हैं वो क्या हैं? आपके मृदु वर्ग बी के आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करूं मैं, तो यहाँ पर अगर देखूं तो PR3 या बोल सकता हूँ R3P
फॉस्फीन जैसे बोलते हैं R3P, ये क्या है आपका वर्ग वी का लिगेंड है। क्या है आपका वर्ग वी का लिगेंड है बच्चों। तो इस प्रकार से हम वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग वी के लिगेंड में इनको डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग वी के लिगेंड की। हम वर्ग ए की धातुएं देख चुके हैं, वर्ग वी की धातुएं देख चुके हैं, वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग वी के लिगेंड भी देख चुके हैं। अब देखिए बच्चों, आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या आने वाला है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका HSAB अवधारणा, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, कठोर अम्ल और कठोर क्षार। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, HSAB अवधारणा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या है टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात दी किसने थी, 1963 में पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी बच्चों, ये दिया आपकी 1963 में पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, आपकी HSAB अवधारणा दी है। पियर्सन ने किया क्या है, पियर्सन ने चैट वगैरह जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1958 में जो वर्ग ए और वर्ग वी की धातुएं, वर्ग ए और वर्ग वी की धातुएं और लिगेंड बताए। उन्होंने क्या बताया, वर्ग ए की धातु और वर्ग ए के लिगेंड। इसी प्रकार से वर्ग वी की धातु और वर्ग वी के लिगेंड बताए। ठीक है, वर्ग ए की धातु वर्ग वी के लिगेंड। यहाँ पर पियर्सन ने क्या किया, वर्ग ए के स्थान पर कठोर शब्द का प्रयोग किया और वर्ग वी के स्थान पर मृदु शब्द का प्रयोग किया। क्या किया, वर्ग ए के स्थान पर कठोर शब्द का प्रयोग किया, वर्ग बी के स्थान पर मृदु शब्द का प्रयोग किया बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग ए की जो धातु है इन्हें कहेंगे कठोर धातु। क्या कहेंगे, कठोर धातु। वर्ग ए के जो लिगेंड हैं इन्हें कहेंगे कठोर लिगेंड। क्या कहेंगे, कठोर लिगेंड। इसी प्रकार से वर्ग बी की जो धातुएं हैं इन्हें कहेंगे मृदु धातु और वर्ग बी के जो लिगेंड हैं इन्हें क्या कहेंगे, मृदु लिगेंड कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि वर्ग ए की धातुएं कठोर धातु, वर्ग ए के लिगेंड कठोर लिगेंड कहलाएंगे, वर्ग बी की धातुएं मृदु धातु और वर्ग बी के लिगेंड मृदु लिगेंड कहलाएंगे। इन्होंने साथ में एक बात और कही कि कठोर धातु कठोर लिगेंड के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और मृदु धातु मृदु लिगेंड के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कठोर धातु कौन कौन सी है और मृदु धातु कौन कौन सी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कठोर धातुएं। कठोर धातुएं और इधर क्या पढ़ रहे हैं अपन, मृदु धातुएं। क्या पढ़ रहे हैं, मृदु धातुएं। सबसे पहले बात करें हम कठोर धातुओं की, तो कठोर धातुओं में सबसे पहली बात तो इसमें वर्ग ए की धातुएं सम्मिलित होती है। कौन सी, वर्ग ए की धातुएं इसमें सम्मिलित होती हैं। और मृदु धातुओं में बात करें पहले पॉइंट की, तो वर्ग वी की धातुएं इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, इसके अलावा ये छोटे आकार की होती हैं या इनका जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये जो कठोर धातुएं हैं ये छोटे आकार की होती हैं। देखिए कठोरता से हमारा मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप इन शब्दों के अर्थ समझिए। कठोरता से हमारा मतलब क्या है, कठोर चाहे लिगेंड हो चाहे कठोर धातु हो, कठोरता से हमारा मतलब है कि जैसे ये एक धनायन है छोटे आकार का, तो इसके जो ये आकार है यह आकार चेंज ना हो, यह आकार विकृत ना हो। इसके आकार में क्या नहीं आनी चाहिए, विकृति नहीं आनी चाहिए, तो वह क्या होगा, कठोर होगा। और यदि इसके आकार में विकृति आ जाए और यह इस प्रकार का हो जाए तो ये क्या होगा, ये मृदु होगा। क्या होगा, मृदु धातु होगी। इसी प्रकार से ऋणायन के लिए छोटे आकार के ऋणायन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। ये छोटे आकार का ऋणायन है, इसके नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा लगेगा। इस वजह से छोटे आकार के जो ऋणायन होते हैं उन्हें कहा जाता है कठोर लिगेंड। क्या कहा जाता है, कठोर लिगेंड। क्यों,
क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल इतना पास बाह्यतम कोश के होने के कारण अधिकतम होता है। इस वजह से इनको भी अपन क्या नहीं कर सकते, विकृत नहीं कर सकते। और जब इन्हें हम विकृत नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कैसे लिगेंड है, ये कठोर लिगेंड है। इसी प्रकार से हम बात करें मृदु की, तो बड़े आकार का अगर कोई ऋणायन है, ये बड़े आकार का ऋणायन है, कोई भी धातु आएगी इसे क्या कर देगी, पोलराइज्ड कर देगी। क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, इसके ये क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगा। यह ऋणायन ध्रुवित क्यों होगा, क्योंकि नाभिक से बहुत दूर इसका बाह्यतम कोश है। नाभिक का आकर्षण बल उस बाह्यतम कोश पे अधिक नहीं लग पाएगा, इस वजह से यह ध्रुवित हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा गया, मृदु कहा गया। तो कठोर में क्या आएंगे आपके, जो कि विकृत ना हो, सबसे छोटे आकार का धनायन और सबसे छोटे आकार के ऋणायन किस में आएंगे, आपके कठोर में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो छोटे आकार के आते हैं। इसके अलावा इसमें सम्मिलित क्या किया जाता है, सबसे पहली बात छोटे आकार के क्या आते हैं, धनायन आते हैं। दैट्स क्लियर। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है अधिक, छोटे आकार के धनायन है, विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, अधिक तो होगा ही होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंतर्गत हम क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु H+ और हल्के आकार के हल्के छोटे आकार के संक्रमण धातु इनके अंदर आती है। कठोर धातुओं के अंदर कौन आएगा, क्षारीय धातु आएंगी, क्षारीय मृदा धातु आएंगी, H+ आएगा, हल्के छोटे आकार के संक्रमण धातुएं आएंगी। ये सभी क्या आएंगी आपकी, ये सभी आते हैं कठोर धातुओं में। किस में आते हैं बच्चों, कठोर धातुओं में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H+, Li+, Na+, K+, ये सभी क्या कठोर धातुएं हैं। इसके अलावा हम बात करें Be2+, Mg2+, Ca2+, ये सभी क्या हैं आपकी कठोर धातुएं हैं। इसी प्रकार से Fe3+, CO3+, Ti+4, ये भी क्या है आपकी कठोर धातुएं हैं। ये तो क्या है स्टार्टिंग की, ये है क्षारीय धातुएं, ये है आपकी क्षारीय मृदा धातुएं, ये है आपका H+, और ये क्या है आपकी छोटे आकार की संक्रमण धातुएं। हल्की संक्रमण धातुएं हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, ये आती हैं आपकी कठोर धातुओं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, कठोर धातुओं के अंतर्गत आती हैं। अब इनकी बात करें तो ये छोटे आकार के धनायन हैं, इसलिए इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। अब यह ध्रुवण क्षमता से क्या मतलब है, कल मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूं, फिर बता देता हूं कि ध्रुवण क्षमता से हमारा मतलब है ऋणायन के बाह्यतम कोश को अपनी ओर खींचने की क्षमता, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, और ध्रुवण क्षमता जब अधिकतम है तो ध्रुवित होने की क्षमता बहुत कम होती है। ध्रुवित होने की क्षमता क्या होगी, बहुत कम। ध्रुवित से मतलब है कि यह धनायन स्वयं विकृत हो जाए और बड़े ऐसे हो जाए, इसके बाह्यतम कोश विकृत हो जाए। तो कहने का मतलब छोटे आकार का धनायन होने के कारण ध्रुवित होने की क्षमता तो बहुत कम, लेकिन ध्रुवण क्षमता क्या होती है बेटा, इसकी मैक्सिमम ध्रुवण क्षमता होती है। क्या होती है, मैक्सिमम ध्रुवण क्षमता होती है। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी वर्ग ए की धातुएं हुई। क्या हुई बच्चों, वर्ग ए की धातुएं हुई। यहाँ से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल वर्ग ए की धातुओं में आएंगे। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो HX, कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी कठोर कहलाते हैं या कठोर धातुओं में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं मृदु धातुओं की। सबसे पहली बात, मृदु धातुएं जो है वो वर्ग बी की धातु होती है। किसकी धातु होती हैं, वर्ग बी की धातुएं होती हैं। दूसरी बात, ये बड़ा आकार का या बड़े आकार के धनायन होते हैं। बड़ा आकार का धनायन मृदु धातु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, ये मृदु धातु के अंतर्गत आता है बड़े आकार का धनायन। चूंकि ये बड़े आकार का धनायन है, यह किसी और एटम को तो आकर्षित करेगा या नहीं करेगा, लेकिन स्वयं क्या हो सकता है, ये पोलराइज्ड हो सकता है। भाई बड़े आकार का धनायन है, बड़े आकार का धनायन होने पर चार्ज डेंसिटी, इतना तो आप सीख गए होंगे ना। अब
बड़े आकार का धनायन होने पर आवेश घनत्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आकार होने के कारण इसमें चार्ज की डेंसिटी कम हो चुकी है, चार्ज पूरी तरह डिस्प्लेस हो चुका है, फैल चुका है। ठीक है, इसलिए चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने के लिए ही समर्थ नहीं है, इतना ज़्यादा इतने प्रबल बंध से नहीं खींच पाएगा, तो किसी और लिगेंड को तो क्या खींच पाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चा? कम होती है। तो इसकी तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। हाँ, अभी मैंने ऐसे बोला कि ये लिगेंड को तो क्या खींच पाएगा, इसका मतलब नहीं लिगेंड को खींचता ही नहीं अपनी तरफ। ये मृदु धातु है, तो मृदु लिगेंड के साथ तो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही है, ये मृदु धातु को खींच सकता है। लेकिन क्या मैं बोलूँ आपसे कि ये बड़े आकार का जो ऋणायन है ये F- के साथ में स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है क्या? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी बड़े आकार की धातु होनी चाहिए। कहने का मतलब समान आकार के होने चाहिए। समान आकार होने पर, समान कठोरता है, समान मृदुता होने पर स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस वजह से आपके समान आकार के होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब बात आती है इसके अंदर क्या आएगा आपके, इसके अंतर्गत आपके बड़े आकार के आते हैं, क्या बड़े आकार के धातु आती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आएंगे आपके कौन से, Pd2+, Pd2+, Cu+, Zn+2 या Zn, ये सभी क्या आती हैं आपकी, Pd2+, Pt2+, Hg2+, Cu+, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? मृदु धातुओं के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है बच्चों? मृदु धातु के अंतर्गत आती है। अब आती है इसकी ध्रुवण क्षमता की बात। किसकी बात आती है? इसकी ध्रुवण क्षमता। तो बताइए आप ही, ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी कम होगी? भाई छोटे आकार का धनायन ऋणायन को आसानी से पोलराइज कर सकता है, इस वजह से उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। यहाँ खुद धनायन बड़े आकार का है, इसका बाह्यतम कोश नाभिक से बहुत दूर है, अतः यह खुद ही पोलराइज हो सकता है, क्योंकि नाभिक पर अट्रैक्शन, वो बाह्यतम कोश पर अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से यह खुद ही पोलराइज हो सकता है। तो इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? कम। लेकिन इसकी ध्रुवित होने की क्षमता, ध्रुवित होने की क्षमता क्या होती है बच्चों? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। और एक बात आपको याद रखनी है कि मेटल इन फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ धातुएं किसमें आएंगी? आपकी मृदु धातु के अंतर्गत आएंगी। किसमें आएंगी बच्चों? मृदु धातु के अंतर्गत आएंगी। कौन सी? आपकी मेटल इन फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक धातु आपको याद रखनी है, Pt+4, प्लेटिनम+4, ये भी आपकी क्या है? मृदु धातु है। चाहे इस पर चार्ज का मान ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है? मृदु धातु के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है बच्चों? मृदु धातु के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये कठोर धातुएं और मृदु धातुएं, कठोर धातुओं को हम कठोर अम्ल कह सकते हैं, कठोर अम्ल, और मृदु धातुओं क्या कह सकते हैं हम? मृदु अम्ल कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि धातुओं के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू लुईस वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसलिए कठोर धातुओं को कठोर अम्ल और मृदु धातुओं को मृदु अम्ल कहा जा सकता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि कठोर अम्ल या कठोर धातुओं की तरह भी व्यवहार करती हैं, और मृदु अम्ल या मृदु धातुओं की तरह भी व्यवहार करती हैं। ऐसी धातुएं आपकी सीमावर्ती धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? सीमावर्ती धातुएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe2+, इसके एग्जाम्पल देखे तो Fe2+, Cu2+, Zn2+, ठीक है, ये सभी क्या है आपकी, क्या है आपकी सीमावर्ती धातुएं। कौन सी है बच्चों? सीमावर्ती धातुएं हैं। हालांकि एग्जाम्पल से आपका इतना ज़्यादा काम पड़ने वाला नहीं है, आपको 2-4 एग्जाम्पल याद करने हैं। यहाँ तो केवल आपको 2-2 एग्जाम्पल लिख के आने एग्जाम में। ये सारणी तो बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि सारी सारणी नियम के अनुसार ही चलती है। कुछ कुछ ऐसे भी लिगेंड आएंगे, ऐसी धातुएं भी आएंगी जो कि इन नियमों को फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी कठोर के अंदर रखी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Pt+4 हाई चार्ज है, हाई चार्ज होने के बावजूद भी कैसा है? मृदु धातु है। कैसी है बच्चों? मृदु धातु है। ठीक है, अब हमने क्या कहा? कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कठोर की तरह भी कार्य कर लेती हैं, मृदु की तरह भी कार्य कर लेती हैं। ऐसी धातुएं कहलाएंगी आपकी सीमावर्ती धातुएं।
कौन सी धातुएं कहलाएंगी बच्चों? सीमावर्ती धातुएं कहलाएंगी। और इनके अंतर्गत हमने किसको रखा? Cu2 प्लस, Cd2 प्लस, ठीक है, Na2 प्लस, RH2 प्लस, Ir3 प्लस, ये रखी जाती है RH3 प्लस, Ir3 प्लस, ये किस में रखी जाती है हमारे द्वारा? ये रखी जाती है आपकी मृदु धातुओं में। किस में रखी जाती है बच्चों? सीमावर्ती धातुओं में रखी जाती है। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार की धातुएं पढ़ ली। कठोर धातु जिन्हें हम कठोर अम्ल भी कह सकते हैं, मृदु धातु जिन्हें हम मृदु अम्ल भी कह सकते हैं, सीमावर्ती धातु कहने का मतलब ये कठोर अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकती हैं, ये मृदु अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकती हैं। ऐसी धातुओं को सीमावर्ती धातुएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम्पल जो मैं आगे समझाऊंगा उसमें केवल कुछ ही एग्जाम्पल काम आएंगे, उनको मैं बता दूंगा कि ये आपको याद करने हैं। अब बात आती है आगे कठोर अम्ल और कठोर मृदु अम्ल, दो तो पढ़ चुके हैं। अब कठोर क्षार और मृदु क्षार के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।